बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 16 इकसास सुन चुके हैं और अब किस नंबर 17 मुलाहिजा फरमाएं। अंगूरी चमकती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। यकायक उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो राइफल छोड़कर बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। मैं उसका कंधा थपथपा रहा था और फिर उसे अपने से अलग करके चौक की तरफ देखने लगा। धुएं का बादल अब दरख्त से ऊपर फिजा में फैल रहा था। ट्रक के कुछ जलते हुए टुकड़े अब भी दरख्त की शाखों में फंसे हुए थे। अखरोट का दरख्त धुएं से बिल्कुल स्याह हो गया था। दरख्त की शाखों में ट्रक के जलते हुए टुकड़ों के साथ इंसानी आज़ा भी अटके हुए नजर आ रहे थे। ये उन भारतीय फौजियों के आज़ा थे जिन्होंने ट्रक के पीछे या उसके अंदर पनाह लेने की कोशिश की थी। ट्रक के साथ उनके भी परखचे उड़ गए थे और उनके जिस्मों के आज़ा दरख्त की शाखों में अटक गए थे और कुछ चौक में इधर उधर बिखर गए थे। उस धमाके के बाद फिजा में अचानक ही सन्नाटा सा छा गया था। हम तीनों उठकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दो आदमी दौड़ते हुए सामने वाली गली से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। अफजल अब्बासी ने उनमें से एक का नाम लेकर पुकारा, सबको जमा करो, हम नीचे आ रहे हैं। और फिर दूसरे ही लम्हे हम तीनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जब हम गली में मकान के दरवाजे से निकलकर चौक की तरफ आए तो वहाँ कई लोग जमा हो चुके थे। ये कारनामा कमांडर अंगूरी का है। अफजल अब्बास ने चीख कर कहा, अगर ये ट्रक को ना उड़ाती तो भारतीय दरिंदे बस्ती को लोगों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते थे। फिजा कमांडर अंगूरी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बस्ती के चंद लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि हम बस्ती में मौजूद हैं। लेकिन अब सबको पता चल गया था। लोग बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे थे। मौलवी साहब की लाश उठाकर मस्जिद में पहुंचा दी गई। मुझे और अंगूरी को अफजल अब्बासी ने जीप पर खड़ा कर दिया ताकि लोग हमें आसानी से देख सकें। उसी दौरान अड्डे की तरफ से 2-4 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और उसके थोड़ी देर बाद ही दो आदमी उस तरफ दौड़ते हुए आ गए। उनसे मिलने वाली इतला बड़ी दिलचस्प थी। जो ट्रक गांव के बाहर लारी अड्डे पर रुका था उस पर 12 फौजी थे। अफजल अब्बासी के आदमियों ने उनमें से 3 को मौत के घाट उतार दिया था। 5 अपनी जानें बचाकर पहाड़ियों की तरफ भाग निकले थे, जबकि 4 को जिंदा पकड़ लिया गया था। उन चारों को हमने बांधकर ट्रक में डाल दिया। क्या करना है उनका? इतला लाने वालों में से एक ने पूछा। उनके साथियों की लाश भी ट्रक में डाल दो और ट्रक यहाँ से ले जाओ, अफजल अब्बासी ने कहा और दोनों नौजवान वापस दौड़ गए। उसी वक्त बांदीपुरा के लोगों में बड़ा जोशो खरोश पाया जाता था। मेरा ख्याल है अगर भारतीय फौज की पूरी बटालियन भी इस गांव पर हमला कर देती तो गांव के लोग उसे तहस नहस कर देते। चंद मिनट बाद ही वो ट्रक वहां पहुंच गया। उस पर लगी हुई एक लाइट मशीन गन के अलावा एमुनिशन की 4 पेटियां, कई राइफलें और 10 बमों की एक पेटी भी मौजूद थी। भारतीय फौजी जब किसी बस्ती को ताराज करने के लिए निकलते हैं तो अपने साथ इतना गोला बारूद लेकर चलते थे जैसे तवील अरसा के लिए किसी माद पर जा रहे हों। अफजल अब्बासी ने तमाम मसला ट्रक से उतरवाकर किसी मकान में भिजवा दिया। लारी अड्डे के करीब 4 मुजाहिदीन शहीद हुए थे। उस मस्जिद के मुअज्जिन को उस वक्त शहीद किया गया था जब वो फजर की आजान दे रहा था। उनकी लाश अभी चौक वाली मस्जिद में पहुंचा दी गई थी। अफजल अब्बासी का ख्याल था कि हमें अब फौरी तौर पर गंदरबल के लिए रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मैंने इधर उधर देखा। इसकी तुम फिक्र मत करो कमांडर, उसने कहा। 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ 20-22 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जिनमें 3 अफीसर भी शामिल हैं। हाई कमान खामोश तो नहीं बैठेगी। हो सकता है वो आज ही शाम से पहले कोई बड़ा हमला कर दें, मैंने कहा। वो इंतकामी कार्रवाई तो जरूर करेंगे, लेकिन 1-2 दिन उसकी तवक्को नहीं, अफजल अब्बासी ने जवाब दिया। वो यकीनन यही समझेंगे कि यहाँ मुजाहिदीन का कोई बड़ा ग्रुप मौजूद है। इतना नुकसान उठाने के बाद वो फौरी तौर पर हमला की हमाकत न करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन तक खामोश रहे। इस दौरान बारामूला की तरफ एक पार्टी हमारे पास पहुंच जाएगी। यहाँ के मामला हम संभाल लेंगे। तुम लोग गंदरबल पहुंच जाओ, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर एक लड़के को इशारा किया कि हमें उसके घर पहुंचा दिया जाए। हम उस लड़के के साथ चलते हुए कुशादा गली में दाखिल हो गए। अब औरतें भी घरों से निकल आई थी। बच्चे भी शोर मचाते हुए घरों से निकलकर चौक की तरफ जा रहे थे। हम उस लड़के के साथ एक मकान में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद सईद और अशरफ वगैरह भी पहुंच गए और फिर बातों बातों में ये दिलचस्प इंकिशाफ हुआ कि फाजिल अब्बासी सईद का हकीकी मामू है, इसलिए सईद घर के जनाना हिस्से में भी आजादी से जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे दस्तरख्वान पर नाश्ता लगा दिया गया। उसी वक्त अफजल अब्बासी भी पहुंच गया। नाश्ते से फारग होते ही हम तैयार होकर मकान से बाहर आ गए। सईद तो एक तंग सी गली में मुड़ गया और हम लोग चौक पर आ गए। गांव के कई आदमी लकड़ियों के जले हुए हिस्से और इंसानी आज़ा के टुकड़े उठाकर दूसरे ट्रक में डाल रहे थे।
चारों कैदी फौजी दरख्त के नीचे जमीन पर बैठे हुए थे, उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। चंद मिनट बाद इस सईद वो जीप लेकर आ गया जिस पर गुज़िश्ता रात हमने हिंदवाड़ा से यहाँ तक सफर किया था। हमने अफजल अब्बासी और दूसरे लोगों को अलविदा कहा और जीप में बैठ गए। जीप फौरन ही हरकत में आ गई। गाँव से निकलते ही जीप गुरूर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। हम उस वक्त समंदर से 3200 मीटर की बुलंदी पर थे। हमारी एक तरफ दीले पत्थरों वाले फलकबूस पहाड़ थे और दूसरी तरफ तहद्दे निगाह खूबसूरत वादी फैली हुई थी और उस हसीन वादी के परली तरफ वूलर झील थी। ये पुख्ता सड़क बुलंद पहाड़ों के दामन के साथ साथ श्रीनगर तक चली गई थी। कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, लेकिन दावे से कह सकता हूँ कि ये वादी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन है। कुदरत ने जी भर के उस वादी को फितरती हुस्न से नवाजा है। ठंडे और शफाफ पानी के चश्मे, कदम कदम पर गुनगुनाती हुई नदियाँ और झरने, बर्फ से ढकी हुई फलकबोस पहाड़ियाँ, चोटियाँ और उन पहाड़ों के दामन बहती हुई खूबसूरत आबशारें, पुरसुकून झीलें, लहलाते खेत, तहद्दे निगाह फैले हुए सब्जाजार, दरख्तों पर चहचहाते हुए खुश रंग परिंदे और यहाँ पर बसने वाले सादालू बाशिंदे जिंदगी के फितरी हुस्न का दिलकश मरका है। और यहाँ पर बसने वाले सादालू बाशिंदे जिंदगी के फितरी हुस्न का दिलकश मजमुआ है। वादी में हजारों इकसाम के खुश रंग फूलों के अलावा अखरोट, खुबानी, अंगूर, सेब और नाशपाती वगैरह के दरख्त बकसरत है। हमने कुदरती हुस्न की बदौलत इस वादी को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता निस्फ सदी से मुसल्लत हिंदू साम्राज्य ने वादी की फिजा में जहर घोल रखा है। यहाँ फूलों की खुशबू की बजाय फिजा में बारूद की बू फैली हुई है। हिंदू गासिब ताकत के बल बोते पर वादी के सादालू और मासूम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीरी अवाम में अब इतना शऊर पैदा हो चुका है कि वो ज्यादा अरसे तक ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। जंजीरें अब टूटने ही वाली हैं। मैं अपने चारों तरफ फैली हुई दुनिया की हसीन तरीन वादी को देखते हुए ये सब कुछ सोचता रहा और जीप तेज रफ्तारी से पहाड़ों में बल खाती हुई सड़क पर दौड़ती रही। धूप अगरचे तेज हो गई थी, मगर चारों तरफ फैले हुए सब्जे और खुशगवार हवा से गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। स्टीयरिंग के सामने सईद था, उसके साथ वाली सीट पर अनवर बैठा हुआ था। मैं, अंगूरी और अशरफ पिछली सीटों पर आमने सामने बैठे हुए थे। बगैर रूट की जीप पर हम चारों तरफ के नजारे बासानी देख सकते थे। उस सड़क पर श्रीनगर और बांदीपुरा के दरमियान फौजी गाड़ियों का गश्त जारी रहता था। यह अंदेशा भी था कि किसी फौजी पार्टी से आमना सामना न हो जाए। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर में शायद अभी तक बांदीपुरा पर हमला करने वाली फौजी पार्टी के इंजाम की इतला तक नहीं पहुंची थी। अगर इतला पहुंच गई होती तो अब तक कुछ न कुछ हो चुका होता और अब सड़कों पर फौजी गाड़ियां जरूर दंदनाती हुई नजर आती। यूं तो पहले भी ऐसे कई वाकयात रूनुमा हो चुके थे जिनमें भारतीय फौजियों को मुजाहिदीन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन शायद ये पहला मौका था कि किसी एक जगह पर भारतीय फौजियों का इतना भारी नुकसान हुआ हो। जीप एक छोटी सी बस्ती में रुक गई जहाँ से सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक सड़क सबल से होती हुई श्रीनगर की तरफ चली गई और दूसरी गंदरबल की तरफ। फिर गंदरबल से एक सड़क श्रीनगर की तरफ जाती थी और दूसरी कंगन सोनार मार्ग बतियाल 5200 मीटर की बुलंदी पर वाक़े दुर्रे जोजिला और दराज से होती हुई कारगिल की तरफ चली गई थी। उस छोटी सी बस्ती में पहुंचकर पता चला कि आज सुबह सवेरे चंद मील दूर श्रीनगर रोड पर मुजाहिदीन ने कार्रवाई करके एक फौजी ट्रक तबाह कर दिया था जिसमें 3 भारतीय फौजी मारे गए थे। और मुझे हैरत थी कि इस कार्रवाई के बाद उस शहर पर किसी किस्म की फौजी सरगर्मियां दिखाई नहीं दी थी। बस्ती के एक ढाबे पर हमने चाय पी और आगे रवाना हो गए। इस मर्तबा स्टीयरिंग अनवर ने संभाल रखा था और मैं उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। हमारा रुख गंदरबल की तरफ था। उस सड़क पर भी किसी किस्म की फौजी सरगर्मियां दिखाई नहीं दी, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई। भारतीय दरिंदे तो इंतकामी कार्रवाई में जरा भी देर नहीं करते, मगर ये खामोशी नाकाबिले फहम थी। ये सकूत और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लग रहा था। सपहर का वक्त था। गंदरबल अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। इस वक्त हम नायत ही खतरनाक रास्ते पर सफर कर रहे थे। एक तरफ अमूदी चट्टानें थी और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरे खड्ड। नशेब में तहद्दे निगाह खूबसूरत वादी फैली हुई थी। मैं पीछे की तरफ मुड़कर अंगूरी से बातें कर रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जीप लड़खड़ा गई। मैं एक तरफ उछल पड़ा। जीप लहराती हुई तेजी से सड़क के खड्ड वाले किनारे की तरफ बढ़ रही थी। अनवर ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग घुमा दिया। जीप का अगला पहिया सड़क के किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले से मुड़ गया और जीप लहराती हुई दूसरी चट्टान से टकरा कर रुक गई। हम सब फौरन ही छलांग लगाकर जीप से उतर गए और इधर उधर दौड़कर मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली। मैं चारों तरफ पहाड़ों में देख रहा था। मेरा ख्याल था कि शायद भारतीय फौजियों की कोई पार्टी इन पहाड़ों में घात लगाए बैठी थी और उन्होंने ही हमारी जीप पर फायर किया था। कई मिनट गुजर गए, कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ।
किसी तरफ से फायर नहीं हुआ और ना ही आसपास की पहाड़ियों पर कोई नकलो हरकत दिखाई दी। मैं उठकर खुली जगह पर आया। चंद सेकंड बाद अनवर और सईद वगैरह भी सामने आ गए। वो सब अपनी अपनी राइफलें संभाले मोहताज निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। सईद जीप का जायजा ले रहा था। उसका आगे बाईं तरफ वाला टायर ब्रेस्ट हो गया था और तब अचानक ही मेरे दिल में एक और ख्याल आया। जीप का ये पहलू अमूदी चट्टान की तरफ था और जाहिर उस तरफ से किसी हमले की तवक्को नहीं थी। मुझे ये समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि टायर किसी और वजह से ब्रेस्ट हुआ है। शायद कोई नुकीला पत्थर उसका बायस बना हो। हमारे पास कोई फादल टायर नहीं था, इसलिए जीप को यहीं छोड़कर पैदल जाने का फैसला किया गया। हमने अपनी अपनी राइफलें कंधों पर लटका ली और चट्टान के साथ साथ चलने लगे। तकरीबन 500 गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। गिर गिर करते हुए वो आवाजें चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो या तो कोई मुसाफिर बस है या भारतीय फौजी ट्रक जो गंदरबल की तरफ आ रहा था। हम सईद की रहनुमाई में सड़क छोड़कर एक तंग से रास्ते पर पहाड़ों में दाखिल हो गए और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते रहे। तकरीबन 200 गज आगे जाकर हम एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गए। यहाँ से सड़क साफ नजर आ रही थी और फिर मेरे मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। वो भारतीय फौजी ट्रक थे जो गंदरबल की तरफ से आ रहे थे। 2 ट्रकों पर हैवी मशीन गन्ने नस्ब थी। दोनों ट्रकों की लंबी सीटों पर फौजी सब मशीन गन्ने संभाले अलर्ट बैठे हुए थे। मैंने सईद की तरफ देखा। सईद ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे साथियों को भी हमारे प्रोग्राम से कोई इख्तलाफ नहीं था। हमने फौरन ही मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली। वो दोनों ट्रक जैसे ही सामने पहुंचे, मैंने चीख कर आर्डर दिया और हमारी राइफलें बैक वक्त शोले उगलने लगी। अंगूरी मेरे साथ थी और मेरी तरह वो भी ट्रक के अगले टायरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी और हमें नाकामी नहीं हुई। अचानक फायरिंग से ट्रकों के ड्राइवर वैसे ही बदहवास हो गए थे। अगले ट्रक के टायर हमारी तरफ वाले धमाकों से फट गए। ट्रक लहराता हुआ सड़क के खड़े वाले किनारे की तरफ बढ़ा। मैंने उसके अगले पे ये सड़क से उतरते हुए देखे थे और फिर हम उस ट्रक और उसमें सवार फौजियों का अंजाम देखने के लिए वहां नहीं रुके थे। मैंने अपने साथियों को चीख कर हुक्म दिया और सब उठकर पहाड़ों में अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। सड़क की दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। दूसरे ट्रक के फौजियों ने बदहवासी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया। सड़क से खाई में लुढ़कने वाला ट्रक अपने अंजाम को पहुंच चुका था। ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ते हुए हमारे सांस फूल गए और फिर हम एक जगह दरख्तों के साए में रुक गए। करीब ही एक गुनगुनाता हुआ झरना बह रहा था। 3-4 फुट की बुलंदी से गिरने वाली पानी की आवाजें मुदर मौसीकी की तरह गुनगुनाती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर को यहाँ रुक जाओ, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। अंगूरी सईद के करीब एक पत्थर पर बैठी हुई थी। अनवर और अशरफ भी दरख्तों से टेक लगाए खड़े हाँफ रहे थे। मेरा सांस भी बुरी तरह फूला हुआ था। 2-3 मिनट गुजर गए। अब मैं अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। अंगूरी अपनी राइफल एक तरफ रखकर झरने के करीब पहुंच गई। जिस जगह झरने का पानी गिर रहा था वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया था। वो तालाब के किनारे पर बैठकर मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। अशरफ भी उसके करीब जाकर बैठ गया और दोनों हाथों का प्याला बनाकर पानी पीने लगा। हम तकरीबन आधा घंटा वहाँ रुके रहे। रवानगी से पहले भी हमने जी भर के ठंडा पानी पिया था। इस मर्तबा सईद हमारी रहनुमाई कर रहा था। रास्ता खासा खतरनाक था। हम बहुत मोहतात होकर चल रहे थे, जिससे हमारी रफ्तार भी खासी सुस्त थी। सूरज गुरूब होने से जरा पहले हम एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंच गए जिसके दूसरी तरफ नशेब में वसी व अरीज वादी फैली हुई थी और उस वादी में गंदरबल का वो गांव था जो हमारी मंजिल थी। गंदरबल खासा बड़ा गांव था। रुखसत होती हुई धूप में आबादी से कुछ फासले पर बहने वाले दरिया का पानी चमक रहा था और दूसरी तरफ एक बल खाती हुई सुरमई लकीर सी चमक रही थी। ये वो पुख्ता सड़क थी जो श्रीनगर से गंदरबल होती हुई लद्दाख और कारगिल की तरफ चली गई थी। आबादी हमसे 2-2.5 मील के फासले पर थी और सईद का ख्याल था कि हमें दूसरों की नजरों से बचने के लिए रात के अंधेरे में बस्ती में दाखिल होना चाहिए। चुनाचे हम उस चट्टान पर चढ़ गए। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद सूरज बुलंद पहाड़ों के पीछे छुप गया और शाम का धुंधलका बदतरीज अंधेरे में तब्दील होता चला गया। हम उस वक्त सतह समंदर से तकरीबन 3,500 मीटर की बुलंदी पर थे। दिन के वक्त तो मौसम बड़ा खुशगवार था, मगर सूरज गुरूब होते ही फिजा में सर्दी बढ़ गई, जिसमें बदतरीज इजाफा होता जा रहा था। सूरज गुरूब होने के तकरीबन आधे घंटे बाद हम वहाँ से चल पड़े। अंधेरे में चट्टानों से उतरना खासा खतरनाक काम था। मैंने अंगूरी का हाथ थाम रखा था और हम बहुत एहतियात से नीचे उतर रहे थे। सईद, अनवर और अशरफ हमसे आगे थे। अंगूरी की वजह से मैं उनसे पीछे रह गया था।
एक जगह एक पत्थर अंगूरी के पैर के नीचे से निकल गया। वो लड़खड़ाई, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। अगर मैं फौरन उसे ना संभालता तो कम अज कम 20 फुट नीचे गिरकर उसकी एक आध हड्डी टूट चुकी होती या कोई जोड़ हिल गया होता। वो मेरे साथ लिपट गई। मैंने उसे अपनी बाहों के इशार में ले रखा था। उसका सांस तेजी से चल रहा था और उसके सीने का जीरो बम मेरे दिल में भी गुदाज सा पैदा कर रहा था। मुझे अपनी गर्दन पर चींटियां सी रेंगती हुई मैंने उसे अपने से अलग कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर एहतियात से नीचे उतरने लगा। सईद वगैरह तकरीबन 50 गज आगे हमारे इंतजार में रुक गए थे, लेकिन हमें एक जगह फिर रुक जाना पड़ा। हमारे सामने बहुत गहराई में दरिया बह रहा था। तेज बहाव की वजह से पानी के शोर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमारे सामने रस्सों का एक पुल था। तेज हवा की वजह से पूरा पुल झूले की तरह झूल रहा था। वो पुल पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अलबत्ता ये अंदेशा जरूर था कि दूसरी तरफ भारतीय फौजी गात लगाए ना बैठे हों। हम पुल के साथ एक चट्टान के करीब रुक गए। यहाँ से दरिया का पाट 100 फुट से ज्यादा नहीं था। दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थी और अंधेरे में दूसरी तरफ कुछ देखना मुमकिन नहीं था। अशरफ ने अपनी राइफल सईद के हवाले कर दी और पुल पर चढ़कर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जाने लगा। उसने पुल के रस्से को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। वो कुछ दूर तक तो हमें नजर आया, फिर गहरी तारीकी में गायब हो गया। हम चट्टान के करीब खड़े आने वाले लम्हात का इंतजार करते रहे। तकरीबन 40 मिनट बाद सीटी की आवाज सुनाई दी। वो अशरफ की तरफ से क्लियरेंस का सिग्नल था। उसे पुल पार करने में तो ज्यादा देर नहीं लगी थी, लेकिन हमें सिग्नल देने से पहले उसने आसपास की चट्टानों में घूम फिर कर इत्मीनान कर लिया होगा। सिग्नल मिलते ही हम पुल पर आ गए। सबसे आगे सईद था, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे अंगूरी और आखिर में अनवर था। हवा बहुत तेज थी और पुल बुरी तरह झूल रहा था। पुल की चौड़ाई 3 फुट से ज्यादा नहीं थी। नीचे तख्ते लगे हुए थे और हमने दोनों तरफ से रस्सों को पकड़ रखा था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। दरमियान में हवा तेज थी। हम 4 आदमियों का वजन भी ज्यादा मौसर साबित नहीं हुआ और पुल जोर जोर से हिचकोले लेता रहा। एक मौके पर तेज हवा के झोंके से पुल बहुत ज्यादा झूल गया तो अंगूरी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। हम चंद सेकंड वहां रुके और जब हवा का जोर कुछ कम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। खुदा खुदा करके हम चट्टान पर पहुंच गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अंगूरी के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। अशरफ हमारा मुंतजिर था। सईद ने अपनी राइफल उसके हवाले कर दी और हम एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। अभी तो रात का इब्तदाई हिस्सा था। हम किसी कदर बुलंदी पर थे और कस्बे में लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। मरकजी बाजार में तकरीबन सारी दुकानें खुली हुई थी। बरकी रोशनी में जिंदगी की ये नकलो हरकत बहुत भली लग रही थी। हम कस्बे के बाहर रुक गए। कस्बे में अगरचे फौज की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस तो बहरहाल मौजूद थी और हम पुलिस की नजरों में भी नहीं आना चाहते थे। अनवर सड़क के दूसरी तरफ पहाड़ियों में रुक गया। हमने अपनी राइफलें उसी के हवाले कर दी और एक एक करके वहां से कस्बे की तरफ जाने लगे। सईद ने मुझे बता दिया था कि हम कस्बे के मरकजी बाजार में वाक़े पैराडाइज जनरल स्टोर पर पहुंचकर अब्दुल गफूर नामी शख्स से राब्ता कर लें। सईद और अशरफ के जाने के तकरीबन 15 मिनट बाद मैं और अंगूरी भी पहाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गए और सड़क पार करके तेजी से आबादी की तरफ चलने लगे। अंगूरी ने काली चादर ओढ़ रखी थी। ये चादर अब उसके लिबास का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। बांदीपुरा में जब वो भारतीय फौजियों पर मकान की छत से गोलियां बरसा रही थी तो ये चादर उसने पटके की तरह कमर पर बांध ली थी। हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कस्बे के मरकजी बाजार में पहुंच गए। मैंने एक आदमी से पैराडाइज जनरल स्टोर के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने एक तरफ इशारा कर दिया। वो जहाँ सब्ज बत्ती जल रही है ना, वही पैराडाइज स्टोर है। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर उस तरफ चलने लगा। अभी चंद गज का फासला ही तय किया था कि बाजार में भगदड़ सी मच गई। चंद आदमी एक तरफ से दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अलबत्ता दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी थी, जिससे मुझे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर तेज तेज चलने लगा। जब हम पैराडाइज स्टोर के सामने पहुंचे तो एक आदमी बड़ी उजलत में शटर गिरा रहा था। मुझे समझने में देर न लगी कि वही अब्दुल गफूर है। मैं उससे बात करना ही चाहता था कि अचानक ही किसी तरफ से सईद नमूदार हुआ। उसी वक्त गफूर ने भी हमारी तरफ देखा। अंदर चलो, जल्दी करो। सईद ने मेरे हाथ को झटका देते हुए कहा। दुकान का शटर आधे से ज्यादा नीचे आ चुका था। हम दोनों भी उसके साथ ही झुककर अंदर दाखिल हो गए। सईद ने अब्दुल गफूर की मदद करते हुए शटर पूरी तरह गिरा दिया। अब्दुल गफूर ने शटर के दोनों तरफ ताले लगा दिए। दुकानों की शटरों को आमतौर पर बाहर से ताले लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत से दुकानदारों ने किसी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अंदर की तरफ भी आईनी कुंडे लगा रखे थे, जिनमें जरूरत के वक्त ताले लगाए जा सकते थे। अब्दुल गफूर ने सीधे होकर हमारी तरफ देखा, फिर बड़ी गर्मजोशी से मुझसे और सईद से हाथ मिलाया।
अंगूरी का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और दुकान के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। हम दुकान के पिछले दरवाजे से एक मकान के मुख्तसर से आंगन में निकल आए। अब्दुल गफूर ने दरवाजा बंद करके यहाँ भी ताला लगा दिया और मकान के खारिजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं चलते हुए इधर उधर देख रहा था। ये आंगन ज्यादा बड़ा नहीं था। सामने बरामदा था और शायद 2 कमरे थे, मगर पूरे मकान में अंधेरा था, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है। हम एक तंग सी गली में निकल आए। अब्दुल गफूर ने उस दरवाजे को भी ताला लगा दिया और हम उसके पीछे पीछे गली में तेजी से चलने लगे। उसी वक्त गांव में किसी तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई दी। लगता था जैसे पूरा ब्रेस्ट मारा गया हो। गली बहुत तंग और तारीक थी। तकरीबन 50 गज चलने के बाद हम एक और गली में मुड़ गए। उस तरफ से आते हुए 2 आदमी अंधेरे में अब्दुल गफूर से टकरा गए। उनमें से एक ने मादरत की तो अब्दुल गफूर ने उसकी आवाज पहचान कर कहा, शहर में गड़बड़ हो रही है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जल्दी आ जाएंगे लाला जी, आप चलें। उस शख्स ने जवाब दिया। वो गली ज्यादा तवील साबित नहीं हुई। आगे जाकर बाईं तरफ चंद गज का फासला तय करने के बाद अब्दुल गफूर एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में फौरन ही दरवाजा खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। बाहर से बज़ाहिर ये मकान बहुत छोटा लगता था, मगर अंदर से खासा वसी व अरीज था। सहन बहुत लंबा चौड़ा था। 2 कमरे उस दाखिली दरवाजे के साथ ही थे और सामने एल शेप का बरामदा था। एक तरफ 3 कमरे थे और दूसरी तरफ 2। बरामदे के एक स्टून पर 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी पूरे सहन में फैली हुई थी। उस मकान में एक अधेड़ उम्र औरत ने हमारा इस्तकबाल किया। वो अगरचे अपनी जवानी गुजार चुकी थी, लेकिन जिस्मानी साख्त और चेहरे के नकूश में अब भी बड़ी कशिश थी। उसने फूलदार कपड़े पहन रखे थे, सर पर काला रुमाल बंधा हुआ था। वो अब्दुल गफूर की एक दूर की रिश्तेदार और बेवा औरत थी। उसका शोहर भी भारतीय फौजियों की दरिंदगी का शिकार हुआ था। 16-17 साल की उम्र की एक बेटी थी जो उसके साथ रह रही थी, मगर अब्दुल गफूर की बीवी का इंतकाल हो चुका था। बेटा भी श्रीनगर में पुलिस के साथ एक झड़प में शहीद हो चुका था। वो 2nd ईयर का स्टूडेंट था और तालीमी के सिलसिले में श्रीनगर में अपने मामा के पास रिहाइश पजीर था। 2 साल पहले पुलिस ने कुछ बेगुनाह लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिस पर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एहतजाजी मुजाहरे करने शुरू कर दिए थे। एक ऐसे ही मुजाहरे के दौरान लाल चौक पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिससे 2 तालिब इल्म जाँ भाग हुए थे और उसमें एक अब्दुल गफूर का बेटा था। अब्दुल गफूर बहुत अरसे से मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। वो वक्तन फवक्तन उनकी माली इमदाद भी करता, उन्हें इतलात भी फराम करता और जरूरत पड़ने पर मुजाहिदीन को पनाह भी देता। उसका एक मकान उस शहरा पर तकरीबन 30 मील आगे संबल नामी बस्ती में था, जो सिर्फ मुजाहिदीन की सरगर्मियों के लिए मखसूस था। मुजाहिदीन की तलाश में पुलिस कई मरतबा उस मकान पर छापा मार चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला था। रेशम अब्दुल गफूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेहमान आ गए हैं, खाना तैयार है या नहीं? इन्हें भूख लग रही होगी। खाना तैयार है भाई जी, मैं भी दस्तरख्वान बिछाती हूँ, रेशम ने जवाब दिया। रेशम ने उस वक्त अंगूरी को सीने से लिपटा रखा था। वो उसे अपने से अलग करते हुए बोली, वो उधर गुस्ल खाना है बेटी, बाहर भी पानी का ड्रम रखा हुआ है, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। और बेटा तुम लोग भी मुंह हाथ धो लो। उसने आखिरी अल्फाज बेरे और सईद की तरफ देखते हुए कहे थे। और फिर उसके 15 मिनट बाद हम एक कमरे के फर्श पर बिछे हुए दस्तरख्वान के गिर्द बैठे हुए थे। रेशम की बेटी बतूल को भी अंगूरी ने अपने साथ बिठा लिया था। सेहतमंद माँ के बरक्स वो दुबली पतली और बड़ी प्यारी सी लड़की थी। जब मैं उस मकान में दाखिल हुआ तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा ख्याल था कि अंदर दाखिल होते ही कमांडर मुहिबुल्लाह से मुलाकात होगी, मगर यहाँ कमांडर को ना पाकर मुझे बड़ी मायूसी हुई थी। अब्दुल गफूर ने पूछने पर बताया कि वो आधी रात को यहाँ पहुँचेगा। हम अभी खाना ही खा रहे थे कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। अब्दुल गफूर उठकर बाहर गया। उसकी वापसी तकरीबन 3 मिनट बाद हुई थी और उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया थे।